नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे गृह मंत्रालय की तरफ से नई आतंकवाद विरोधी रणनीति लाई गई जिसका नाम क्या है प्रहार। इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे हम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और पॉलिसी के अंदर जो थ्रेट प्रोफाइल बताई गई वो पढ़ेंगे। फिर जो काउंटर टेररिज्म के लिए जो स्ट्रेटजी बताई गई है, जो 7 पिलर्स है उनके ऊपर बात करेंगे जिनसे मिलके प्रहार नाम बना है। और फिर द वे फॉरवर्ड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये कहा गया कि भारत का आतंकवाद के प्रति जो दृष्टिकोण है वो जीरो टॉलरेंस है और सिद्धांतवादी विरोध रहा गया है। भारत की स्थिति ऐसी, भारत दशकों से संघर्ष कर रहा है और वैश्विक लड़ाई में भी अग्रणी है आतंकवाद के खिलाफ। भारत एक निरंतरता देखी गई है, कैसा भी खतरे का स्वरूप हो, हर रूप अभिव्यक्ति का भारत ने लगातार इसका विरोध किया है। क्षेत्रीय चुनौतियां, पड़ोस में अस्थिरता है जिसके कारण शासनविहीन क्षेत्र बन गए, वहां से आतंकवाद पनपने लग गया। कुछ पास के जो हमारे देश है उनकी स्टेट पॉलिसी रही है आतंकवाद फैलाना। फिर हम देखते हैं भारत का दृष्टिकोण कैसा रहा है। भारत ने हमेशा गैर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण रहा है। भारत ने कहा आतंकवाद की कोई धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, सभ्यता से नहीं जोड़ा है। स्पष्ट रूप में भारत ने इसकी निंदा की है, भले किसी भी टाइप की हिंसा हो, भारत ने हमेशा उसको नकारा है और हिंसा को गलत माना है। पीड़ितों के साथ भारत हमेशा खड़ा रहा है। और चौथी है जीरो टॉलरेंस की, भारत आतंकवादी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देगा। इसी आधार पर प्रहार की रणनीति बनाई गई है। प्रहार के अंदर जो 7 पॉइंट है वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो प्रहार के पी से मतलब होता है प्रिवेंशन, आतंकी हमलों की रोकथाम। आर से रेस्पॉन्स, जवाबी कार्रवाई या प्रतिक्रिया। ए से एग्रीगेटिंग कैपेसिटी, क्षमताओं को एकत्रित करना। और एस से ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए। और वापस ए से क्या होगा, अटेंटिंग द कंडीशन कंडक्सिव फॉर टेररिज्म, आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रही जो परिस्थितियां है ना उनको कम करना है। फिर आगे देखते हुए ए दूसरा क्या है, एलिगनिंग, किससे एलिगनिंग जोड़ना है अपन को, तो तालमेल बैठा है, इंटरनेशनल एफर्ट के साथ तालमेल बैठाना है अपन को। फिर आर, इससे क्या है, रिकवरी है, रिसाइलेंस, तो संपूर्ण समाज है अपना, उसको रिकवरी करनी है, उसको लचीलापन में लाना है तुरंत से। तो सबसे पहले थ्रेट प्रोफाइल देखते हैं अब। थ्रेट प्रोफाइल में बताया गया है पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की सुरक्षा को खतरा का सामना करना पड़ रहा है भारत को भी, और ये अखंडता के लिए चुनौती है। कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं, सीमा पार वैश्विक आतंकवाद हो गया, कि जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पड़ोस से अपन को स्पॉन्सर किया जाता है अपने यहाँ, सीमा पार से जिहादी समूहों के द्वारा हो गया। और जो ग्लोबल नेटवर्क के द्वारा अलकायदा, आईएसआई के द्वारा भारत के युवाओं को कट्टरपंथी बना के हिंसा भड़काई जाती है। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी को वेपन बनाया जा रहा है। अब डार्क वेब एनक्रिप्शन का उपयोग किया जा रहा है, किसके लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन हो के लिए। फिर ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हमलों, हथियार की तस्करी, जासूसी के लिए किया जा रहा है। वर्चुअल एसेट का उपयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन जो क्रिप्टो करेंसी है इसका उपयोग अब टेरर फंडिंग में किया जा रहा है, जबकि पारंपरिक रूप से ये बैंक डाटा, बैंक अकाउंट का उपयोग करते थे, लेकिन उसको ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल एसेट को ट्रैक करना मुश्किल है। तीसरी बात बताएगी आपराधिक और आतंकी गठजोड़, जो क्रिमिनल और टेररिस्ट इन दोनों का जोड़ हो गया है। इन्हें तो ये क्या कहते हैं, ये क्रिमिनल जो होते हैं ड्रग तस्कर और अवैध हथियारों के सौदागर, ये क्या आतंकवादियों को रसद और वित्त उपलब्ध करवाते हैं। फिर पॉलिसी के अंदर बताया गया CBRND, खतरों की चुनौतियां, कि भाई आतंकवादियों की यहाँ तक पहुंच पड़ गई, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव और डिजिटल, जो ये वेपन, इन तक अगर पहुंच पड़ गई तो ये बहुत बड़ा विनाश कर सकते हैं। पांचवी बात है कि सूचना युद्ध और कट्टरपंथी, इंटरनेट का उपयोग आतंकवादी अपना जो ग्रुप होता है उसमें भर्ती करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए, और अपनी जो जिहाद का उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसके लिए उपयोग कर रहे हैं। दुष्प्रचार फैल रहे हैं, समाज के अंदर युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं और उनको हिंसा फैलाने में उकसा रहे हैं, इसमें इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। और तो सरकार की स्ट्रेटजी क्या अपनी, सरकार ने सब जो प्रहार तकनीक, उसका पहला पॉइंट था कि भाई रोकथाम करनी है अपन को, तो हमले होने से पहले ही रोकथाम अपन को करनी, प्रोएक्टिव रहना है।
तो इसके लिए उन्होंने इंटेलिजेंस गाइडेड अप्रोच, इंटेलिजेंस गाइडेड खतरों को रियल टाइम इंटेलिजेंस जुटाने पर जोर दे रहा है। जो अपन को सूचना है ना वो पहले से मिल जानी चाहिए रियल टाइम पे, कि कहाँ कुछ हमला हो रहा है, जो भी हो रहा है उसकी गतिविधियों की नॉलेज होना चाहिए। फिर संस्थाओं का अच्छी तरह से तालमेल होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी है उसके अंडर में मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस का उपयोग करके केंद्र और राज्य की पुलिस बलों के बीच जो काउंटर टेररिज्म का जो भी इनपुट अपन को प्राप्त हो रहा है, जो भी सूचना प्राप्त हो रही है उसको साझा किया जाए। और क्या करना था, ओजीडब्ल्यू जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है जो आतंकवादियों के, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करना है। जो ग्राउंड पे उनके जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना है अपन को, जिससे उनकी लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता पे रोकथाम हो जाएगी। फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा करनी है, जो हमारा बिजली, रेलवे, विमान, जो एयरपोर्ट हो गए, बंदरगाह हो गए, डिफेंस हो गया, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनकी साइबर और भौतिक हमलों से बचाने की क्षमता का निर्माण करना है अपन। और त्रिआयामी सीमा सुरक्षा होनी चाहिए, जल थल नभ सीमाओं को सुरक्षित करना है। इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल करें। फिर दूसरे के अंदर है रेस्पॉन्स मैकेनिज्म, आतंकवाद पर जवाबी कार्रवाई। जैसे कोई हमला हो तो इसके लिए त्वरित और समन्वित प्रक्रिया सुनिश्चित करनी है। इसके लिए एक बहुस्तरीय ढांचा अपना रहे हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रेस्पॉन्सर होगा वो क्या स्थानीय पुलिस होगी, और संवेदनशील राज्य है तो वहां पे क्या होगी, विशेष आतंकवाद काउंटर टेररिज्म के बल होगा, आतंकवाद विरोधी बल। एनएसजी क्या होगा, एनएसजी एक नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय के अंदर है, तो ये के बड़े आतंकी हमले उसको बेअसर करना, राज्यों के अंदर जो काउंटर टेररिज्म बल है उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है। फिर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच रखनी है। इसके अंदर क्या करना है, केंद्र, राज्य और जिला स्तर की एजेंसियों को शामिल करना है। इससे क्या सर्वोच्च स्तर पर समन्वय होगा, खुफिया जानकारी होगी उसका प्रसार होगा, और तुरंत जो कार्रवाई होगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके लिए क्या किया, मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की है, जो मल्टी एजेंसी सेंटर के माध्यम से काम करती है। फिर केंद्र बल क्या करेंगे, ये राज्य के अंदर आतंकवाद विरोधी अभियानों की समय तैनाती की जाएगी। अन्वेषण और निवारण, तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है एनआईए, वो राज्य पुलिस को आतंकवाद के मामलों की जांच करती है, और जांच मुकदमों में उच्च दोष सिद्धि दर भविष्य के हमलों के लिए निवारक का काम करेगी। भाई जिनको भी पकड़े उनके विरुद्ध ज्यादा से ज्यादा अपन को उनको दोष सिद्ध करवाना है, ताकि आगे से जो भी हमले करे वो बच नहीं पाए, उनमें एक खौफ पैदा हो जाए। तीसरी बात थी कि आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का एकत्रीकरण करना है। इसके लिए क्या करना है भाई, कि जो सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको अपग्रेड करना है आधुनिक खतरों से बचाने के लिए। इसके लिए क्या कहते हैं, तकनीक का है ना मॉडर्नाइजेशन करना है, नवीन उपकरण, उन्नत तकनीक और हथियारों की नियमित खरीद करनी चाहिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए। प्रशिक्षण और कौशल विकास, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो है ना वो राज्य पुलिस और सीएपीएफ को नियमित प्रशिक्षण दे रहा है। एनएसजी क्या करती है, जो राज्य के विशेष बल होते हैं उनको शहरी युद्ध का प्रशिक्षण दे रही है। और प्रशिक्षण संस्थान है उनमें बुनियादी ढांचे और मॉड्यूल को बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर अपग्रेड करना है, और जो भी प्रोसेस अपना रहे उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है, मानकीकरण करना है, ताकि जो कई सारी एजेंसियां काम करती है एक साथ उनके अंदर सटीक तालमेल बन सके। फिर इन्होंने कहा एक समान ढांचा, पूरे भारत के राज्यों में एक समान आतंकवाद विरोधी ढांचा विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये बात कर दी भाई समता निर्माण में। फिर मानवाधिकार और कानून का शासन, भाई जो कार्रवाई होगी इसके अंदर मानवाधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए और कानून की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। तो इसके अंदर कानून के ढांचे के जैसे कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम हो गया 1967, और आपराधिक कानून हो गए नए वाले न्याय संहिता 2023, नागरिक संहिता, और पीएलए धन शोधन निवारण अधिनियम का समर्थन प्राप्त है। मानवाधिकार की सुरक्षा की जाएगी, मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 हो गया। नागरिक राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम संग्रहण हो गया। 1948 का मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा भी के प्रति भी हम प्रतिबद्ध है। न्यायिक उपाय, एक स्वतंत्र आपराधिक न्याय प्रणाली और कानून की उचित प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। आरोपियों को भी अपना पक्ष रखने दिया जाएगा, अपील पूरा करने का अधिकार होगा।
तो मतलब न्याय प्रणाली भी स्वतंत्र होगी और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। फिर इन्होंने कहा जो ऐसी परिस्थितियों को कम किया जाए जिससे कट्टरपंथ और आतंकवाद फैलता है। वो कौन सी परिस्थिति है? सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक कारण पे ध्यान दिया जाए। इन्होंने कहा एक श्रेणीबद्ध प्रक्रिया ग्रेड रेस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाएगा कि कट्टरपंथी और जो युवा बढ़ रहे हैं ना, उनका एक ग्रेडिंग स्केल होगी। उसके आधार पे उन युवाओं के साथ देखेंगे उनके साथ कानूनी और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी कि किस स्तर के ग्रेड का अपन को रेस्पॉन्स देना है उनको। सामुदायिक जुड़ाव, डी रेडिकलाइजेशन, युवाओं को हिंसक चरम से बचाने के लिए धार्मिक समुदाय के नेता हो गए, उदारवादी उपदेशक हो गए, एनजीओ का उपयोग हो गया, इनसे क्या जागरूकता फैलाई जाएगी और कट्टरपंथ से मुक्ति के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे ताकि कट्टरपंथ नहीं फैले। जेलों के अंदर सुधार किया जाएगा क्योंकि कहीं संवेदनशील कैदी होते हैं ना, वो खुकार आतंकियों के प्रभाव में आकर कट्टरपंथी बन जाते हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जाएगा। भाई गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन के कारण ये बहुत वनरेबल हो जाते हैं, इनका जल्दी इनका स्लीपर सेल में इनमें आतंकवादी यूज करने लग जाते, तो इनके लिए विशेष शिक्षा, छात्रवृत्ति, किफायती आवास, रोजगार योजनाएं चलाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से तालमेल किया जाएगा। भाई आतंकवाद अब क्रॉस बॉर्डर तक फैल गया है, इसका कोई मतलब एक देश नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या संस्थागत संधियां की जाएगी देशों के बीच में, इससे क्या खुफिया जानकारी और साक्ष्य साझा कर पाएंगे। एक देश से दूसरे देश में किसी को अपराधी को पकड़ना और लाना करना होगा, उसके लिए प्रतिबंध संधिया होगी। कोई जानकारी जुटानी होगी तो पारस्परिक कानूनी सहायता संधिया होगी। संयुक्त कार्य समूह स्थापित किए जाएंगे और वैश्विक प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो भी आतंकवादी किसी को पकड़ लिया जाए तो यूएन के अंदर उनको वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाना हो। फिर के सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया जाए, जो भी बेस्ट प्रैक्टिस होगी उनका आदान प्रदान किया जाए। तो वैश्विक जो भी मंच होंगे आतंकवाद विरोधी मंच, उन पे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जो सातवां है संपूर्ण समाज दृष्टिकोण से पुनः प्राप्ति और लचीलापन विकसित करना। इसके अंदर क्या कहा है कि भाई सरकार का तो इसमें करेगी अपना प्रयास, लेकिन निजी क्षेत्र को भी आगे आना पड़ेगा, जिससे क्या रिकवरी फास्ट होगी। बहुआयामी पुनर्वास हो, जो भी प्रभावित समुदाय है उनके लिए डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, वकील, नागरिक समाज और एनजीओ को सबको साथ मिलके उनको वापस मुख्य धारा में लाना है। प्रशासनिक तालमेल हो, नागरिक प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों तालमेल बना के चले। नागरिक प्रशासन पुनर्निर्माण का नेतृत्व करे और पुलिस प्रशासन समुदाय के अंदर विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करे। आगे की राह में क्या बात की गई है? आगे की राह में 4 पॉइंट बताए गए। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि संस्थागत और कानूनी सुधार करना है। एक तो कि भाई अभी बहु एजेंसी कार्रवाई में सफलता तो मिल गई है, लेकिन समन्वय में और वृद्धि करनी है ताकि सहयोग अधिक से अधिक हो। फिर कानूनों का अपग्रेड करना है, क्योंकि टाइम 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट बदली उतनी जल्दी लॉ में चेंज नहीं हो रहा। तो उभरती चुनौती है जैसे साइबर आतंकवाद, डार्क वेब, तो इन सब से निपटने के लिए जल्दी टाइम टाइम पे अपन को कानूनों के अंदर संशोधन करना है। विशेषज्ञों की भागीदारी लानी है कि जिन भी अपने अपराधियों को पकड़ते हैं, आतंकवादियों को, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिली जाए, कड़ी से कड़ी सजा दे। इसके लिए एफआईआर से लेकर ठेठ अदालती कार्रवाई तक हर चरण पे अपन को लीगल एक्सपर्ट की सहायता मिलनी चाहिए। फिर राज्यों की क्षमताओं का विकास दूसरा पॉइंट है। तो इसके अंदर क्या है, जो एटीएस है, एंटी टेररिस्ट के लिए जो बल बना रखे हैं, उनको केंद्र राज्यों के अंदर उनकी क्षमताओं का निर्माण किया जाए। उनके अंदर एक रूपता हो, सभी राज्यों और केंद्र प्रदेश है इनके अंदर एक जैसे कानून होने चाहिए इन इकाइयों के लिए, एटीएस इकाइयों के लिए। तीसरी बात में कि सीमा पार और भविष्य के क्या खतरे हैं, तो इन्होंने कहा स्थानीय और विदेशी गठजोड़ बन रहा है अभी। स्थानीय संगठनों के साथ विदेशी आतंकी समूह जुड़ते हैं और ये यहाँ अपने देश की जानकारियां, बुनियादी ढांचा, उनकी सबकी जानकारियां उनको देते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग अनिवार्य है। तकनीक और आईसीटी का दुरुपयोग किया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा, तो इसकी रोकथाम की जाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर। पीपीपी मॉडल को अपनाया जाए, तो भविष्य के अत्याधुनिक आतंकी खतरों से निपटने के लिए तकनीकों के अंदर निवेश किया जाए, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की जाए। फिर चौथा पॉइंट है भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्या है, तो आम सहमति बढ़ाना। भारत को आतंकवाद को लेकर एक समझ पैदा करनी है और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करनी है। इसके लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण पर जोर दिया है। फिर आतंकवाद के बुनियादी ढांचे पर प्रहार करना है, इनकी जो नींव है उस पर
अपन को प्रहार करना है कि इनकी फंडिंग, हथियार और सुरक्षित जो पनाहगाह है वहां को सीधा चोट की जाए, उनको नष्ट किया जाए। तो ये हमने भारत की पहली एंटी टेररिस्ट पॉलिसी प्रहार को पढ़ा है आज। थैंक यू।